हेलो दोस्तों, नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म AIMS स्टडी सर्किल में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम उत्तराखंड पीसीएस के लिए आपके लिए बनाए गए हैं। तो थोड़ा चेंज किया गया है इस बार के लोक सेवा आयोग के सिलेबस में, और वो ये है कि 50 क्वेश्चंस तो खाली अकेले कहाँ से आने वाले हैं, उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड की जानकारी अगर जिन कैंडिडेट्स को है पहले से ही, जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं, उनको तो एक एक्स्ट्रा एज रहेगा इस बार। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम इस कम समय को सही ढंग से यूटिलाइज करें तो हम एग्ज़ाम पास करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे देखते हैं वो टॉप 50 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और किस तरीके से आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये सारे फैक्ट्स अपनी तैयारी के दौरान देखे भी होंगे, फिर भी इसको एक रिवीजन समझिए। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2024। देखिए इसमें सिर्फ बातें इंग्लिश में लिखी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले को ये बात समझ में नहीं आएगी। मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करते रहूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है 2024 में। 2023 को लेकर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब है सी, यानी कि 85th रैंक है। और 2023 में कितनी थी, हो सके तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि 2023 में इंडिया की रैंक हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन इज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अर्थात संविधान की जो समझ है उसका जो कैंपेन है ना, लिटरेसी कैंपेन, साक्षरता जो कैंपेन है, वो किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है, मैं आपके स्क्रीन के सामने कम से कम आने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन पूरे तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका केरला। केरला ने ये अभियान शुरू किया है कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन का। अच्छा सवाल है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, इन सब पार्ट से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान देंगे, कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती हैं इंडिया और कई सारे देशों के बीच में, तो वो भी आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है अजेय वॉरियर, इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया। ठीक है, भारत के साथ किस देश के साथ इस मिलिट्री एक्सरसाइज को किया गया था, नाम है इसका अजेय वॉरियर। तो इसका जवाब है आपका यूनाइटेड किंगडम। किसके साथ किया गया था इस एक्सरसाइज को, यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक, ये तो रहे 3 क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ REAIM। ये देखिए काफ़ी चर्चा में रहा था मामला, तो आपको पता लगाना है इसका फुल फॉर्म क्या है। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटरलिंकिंग मैनेजमेंट, जी नहीं। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन, तीसरा भी पढ़ लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटरेक्शन इन मिलिट्री डोमेन। और डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसका जवाब है क्या, बी, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान रहा हूं मैं इसको, प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जैसा कि प्रवृत्ति रही है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सवाल पूछने की। डेट पूछ लेता है, तो पूछा गया है कि ऑन विच डेट यूनिफॉर्म सिविल कोड पास्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड सरकार ने किस तिथि को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करी है। 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 11 फरवरी 2024। तो ये डेट बिल्कुल याद रखेंगे आप। इसका जवाब है 7 फरवरी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और जोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और वो ये कि राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको कब मंजूरी दी, डेट के साथ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अर्थात जो महिला आरक्षण विधेयक है वो किस नंबर का विधेयक था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस नंबर का एक्ट होगा वो। तो 126वां, 127वां, 128वां या 129वां। तो इसका जवाब है 128वां।
ध्यान देंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाले उत्तराखंड पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू प्रोब ओवर मणिपुर वायलेंस यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप 3 मेंबर कमेटी, हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी, अर्थात इस समिति का मुखिया कौन था। आपको याद होगा कि मणिपुर में किस प्रकार से विद्रोह हुआ था, विद्रोह नहीं मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंसा हुई थी जो लंबे समय तक चलती रही। सरकार से कई बार जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन सरकार ने कुछ मतलब कह सकते हैं कि साफ सुथरा जवाब इसमें नहीं दिया है। फिलहाल इस जो वायलेंस की जो कह सकते हैं कि जो प्रोब करना है, पता लगाना है, उसकी किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है 3 मेंबर, आलोक प्रभाकर, हिमांशु शेखर, अजय लांबा या विजय बिश्नोई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आंसर इसका है अजय लांबा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है अगर थोड़ा टफ बनाना चाहे आयोग कि अशोक लांबा किस हाई कोर्ट के जज रहे थे, याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इश्यू सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि भारत का पहला राज्य वो कौन सा है जिसने सामाजिक और आर्थिक सर्वे करवाया, सर्वेक्षण करवाया। झारखंड, बिहार, हरियाणा और वेस्ट बंगाल। काफ़ी चर्चा में था मामला, आंसर इसका क्या है, बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम बेस्ड वेद वन पार्क इज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, अर्थात किस स्थान पर वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया है। नोएडा, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, फरीदाबाद या मेरठ। तो इसका जवाब है नोएडा में किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला वेद वन पार्क, ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अटल सेतु, जिसका आधिकारिक नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा समुद्र के ऊपर स्थित जो पुल है जिसका नाम अटल सेतु है, उसकी टोटल लंबाई पूछी गई है, कितनी है। तो इसका जवाब है 21.8 किलोमीटर। ये हाफ मैराथन के बराबर की है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे भी आ सकता है कि इसका उद्घाटन कब किया गया, डेट के साथ। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, माइल्स में पूछ सकता है कि इसकी लंबाई माइल्स में कितनी है। तो आप पता लगाएंगे कि माइल्स में इसकी लंबाई कितनी होगी। इसका आंसर वैसे क्या है, 21.8 किलोमीटर। क्या है इसका आंसर, 21.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, G20 वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, अर्थात G20 आप जानते हैं बैठक भारत को मिली थी। एक साल तक देश के कई शहरों में इनकी बैठकों का आयोजन भी किया गया था, उत्तराखंड में भी किया गया था। लेकिन एक G20 वुमेन एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्रियल लेवल की है उसकी मीटिंग के बारे में पूछा गया है, तो उसका आयोजन कहाँ किया गया था, गांधीनगर में किया गया था। अच्छा सवाल है, प्लीज़ ध्यान देंगे, गांधीनगर में इस चीज़ का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कई सारे मिशन इसरो ने लॉन्च किए थे पिछले साल, और इस साल शुरुआत भी करी थी एक मिशन को लॉन्च करके। तो आपको पता लगाना है कि जितने भी मिशंस हैं इनमें से कौन सी डेट सही मैच नहीं कर रही है। एक्सपोसैट मिशन की शुरुआत साल के पहले दिन से ही हो गई थी, तो पहला मैच तो बिल्कुल ठीक है। आदित्य L1 3 सितंबर 2023, डेट गलत है, ये 2 सितंबर को हुआ था। तीसरा ही पढ़ लेते हैं, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी 14 जुलाई 2023 को, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इनसेट 3DS की लॉन्चिंग हुई थी इस साल 17 फरवरी 2024 को। तो क्वेश्चन के हिसाब से डेट सही मैच कौन सी नहीं कर रही है, आदित्य L1 वाली। तो जवाब क्या होगा इसका, बी। इसकी डेट क्या है, 2 सितंबर 2023। ये तो बात हो गई डेट की, लेकिन इन सबके पर्पस भी हैं। एक्सपोसैट मिशन का क्या पर्पस है, आदित्य L1 का क्या पर्पस है, चंद्रयान 3 का क्या पर्पस है, इन सबके पर्पस के बारे में भी पता होना चाहिए। वो कौन कौन से पेलोड्स थे जो चंद्रयान 3 अपने साथ ले गया था, ठीक है, उस स्थल का नाम क्या था जहां पर इम्पैक्ट किया था हमारे इस अभियान ने, ठीक है, साउथ पोल पर लैंडिंग कराई गई है, ठीक है। इस तरीके से इंडिया पहला देश बन जाता है इस प्रकार की गतिविधि में। आदित्य L1 क्या है, एक ऑब्जर्वेटरी है जो एक खास दूरी पे लगाई जाएगी L1 में, जिसको हम क्या कहते हैं, लैग्रांजे पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो लैग्रांजे पॉइंट के संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ इतनी जानकारी काफ़ी नहीं है, हो सके तो आप पढ़ाई के दौरान इस बात को भी पढ़ेगा कि लैग्रांजे पॉइंट क्या होता है।
तो चंद्रयान थर्ड तो एक लैंडर है, लेकिन आदित्य L1 क्या है, एक ऑब्जर्वेटरी जो ऑब्जर्व करेगी सन के एटमॉस्फेयर को। तो प्लीज इससे रिलेटेड और भी कई सारे फैक्ट्स आप लोग देखिएगा, ठीक है, लैग्रांजे पॉइंट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, नई पार्लियामेंट जो बनी है उसकी पहली मीटिंग कब हुई? इसकी डेट देखिए, 18 सितंबर, 19 सितंबर 2023, 20 सितंबर या 21 सितंबर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। तो इसका जवाब है क्या? बी, 19 सितंबर 2023 को नई पार्लियामेंट का क्या हुआ, पहली मीटिंग हुई है, पहली बैठक हुई है। अब ये देखिए, परमार वंश अर्थात पवार वंश के शासकों के नाम हैं जिनको आपको क्रम में लगाना है कि कौन सा शासक सबसे पहले और उसके बाद। 4 नाम दिए गए हैं, महीपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह और फतेहपति शाह, ठीक है। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा उत्तराखंड के इतिहास को, तो ज़रूर आपने गढ़वाल के हिस्ट्री को भी पढ़ा होगा और इन सभी राजाओं के नाम आपने पढ़े होंगे। तो इसका आंसर है, सबसे पहले बनते हैं महीपति शाह, उसके बाद नंबर आता है पृथ्वीपति शाह का, उसके बाद नंबर आता है फतेहपति शाह का और उसके बाद नंबर आता है किसका? ललित शाह का। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक क्वेश्चन की। इसके अलावा और भी कई सारे शासक होंगे, चंद वंश के भी राजा होंगे, कौन सा किसके समकालीन था, कौन सा अकबर के समकालीन था, इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा। चंद वंश के राजा, मुगल के समकालीन राजाओं के नाम, परमार डायनेस्टी के राजाओं के समकालीन जो राजा हैं उनके नाम। तो आपस में अगर आप कंटेम्प्रेरी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं तो हिस्ट्री समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ध्यान देंगे इस बात का। इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? यानी कि उत्तराखंड में ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके? तो इसका जवाब है 2003। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी उत्तराखंड के एग्जाम में कई सारे आते रहते हैं। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किस व्यक्तित्व को या किस पर्सनैलिटी को प्रोवाइड किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या अमित शाह? इसका जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये रहे 16 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष उत्तराखंड ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया? 2009 में, 2010 में, 2011 में या 2012 में? इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान सवाल है, गलत नहीं करेंगे आप। आंसर इसका क्या है? 2010। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे आप मेरे को कि जब दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था संस्कृत को तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था उत्तराखंड का? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इन उत्तराखंड ऑफन कॉल्ड एज ग्रीन गोल्ड? अर्थात उत्तराखंड में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उसमें किसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? देवदार को, सिल्वर फर को, रोडोडेंड्रम यानी कि बुरांस को या ओक को? तो ये कहा जाता है बांज के वृक्ष अर्थात ओक को कहा जाता है। जब आप ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको ओक की कुछ प्रजातियों के भी नाम मिलते हैं। कितने प्रकार की ओक की प्रजाति पाई जाती है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बुरांस की कितने प्रकार की प्रजाति पाई जाती है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये वृक्ष, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ ये एक सांकेतिक क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना होगा, इससे रिलेटेड और भी कई सारे फैक्ट्स, ठीक है, तो ध्यान देंगे इस बात का। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इवेंचुअली लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स ग्लेशियर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस देश के हाल ही में सभी ग्लेशियर्स क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। तो इसका जवाब है क्या? वेनेजुएला। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमको देखने को मिल ही रहा है। इस बार कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है आप इससे भली भांति परिचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रस एंड एलेक्सी आई एकिमोव, इनको सामूहिक रूप से किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है 2023 का? नाम याद रखने जैसे हैं, ये 3 नाम हैं साइंटिस्ट के। इनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है? फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स या इकोनॉमिक्स? तो इसका जवाब है क्या? केमिस्ट्री, ठीक है। ये भी एक सांकेतिक क्वेश्चन मानिए क्योंकि आपको फिजिक्स के कुछ नाम पढ़ने होंगे, इसी तरीके से लिटरेचर, बायोलॉजी यानी कि फिजियोलॉजी और इकोनॉमिक्स और पीस का भी। तो हो सके तो नोबेल प्राइज़ के बारे में 2-3 बार रीडिंग मार लीजिएगा, नोबेल प्राइजेस।
ठीक है, प्लीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बहाने कम से कम एक रिवीजन कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। रिसेंटली टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट किंग चार्ल्स थर्ड ऑफ यूके बिस्टोड द टाइटल ऑफ नाइटहुड, यानी कि किंग्स चार्ल्स थर्ड ने किस भारतीय उद्योगपति को नाइटहुड की उपाधि दी है? रतन टाटा, सुनील मित्तल, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी? तो इसका जवाब है सुनील मित्तल। स्टील किंग कहा जाता है इनको, सुनील मित्तल। क्वेश्चन नंबर 22। इंडिया रिसेंटली अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन व्हाइल इनिशिएटिंग द प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस फ्यूल। रेफरेंस फ्यूल के बारे में हो सके तो पढ़ लीजिएगा। तो रेफरेंस फ्यूल का संबंध किस दो प्रकार के ईंधन से है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, एलपीजी या सीएनजी, और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड बायोडीजल। तो पढ़ के ऐसा लग रहा है सब लोग पक्का इसमें ऑप्शंस हाइड्रोजन या बायोडीजल या केरोसिन या हाइड्रोजन मार सकते हैं, लेकिन इसका जवाब क्या है? पेट्रोल और डीजल से ही है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान देंगे इस बात का। रेफरेंस फ्यूल का संबंध किन ईंधनों से है? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अब देखिए, नारी शक्ति वंदन विधेयक, जिसको वुमेन रिजर्वेशन बिल कहा जाता है, लोकसभा में कितने वोट से पारित हुआ था? अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर इसका है क्या? 454, 454 मतों से ये पारित हुआ था लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 24, इमेज ऑफ इक्वालिटी, जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, वो यूएसए के किस स्थान पर स्थापित करी गई है? शिकागो, मोरीलैंड, डेट्रॉइट या वॉशिंगटन डीसी? इसका आंसर है मोरीलैंड। अच्छे फैक्ट्स हैं, ध्यान देंगे इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 25, टैलिस्मैन सेबर 23 कैन बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? तो टैलिस्मैन 23 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में होती है। तो ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नहीं है, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। टैलिस्मैन सेबर 23 से मतलब 2023 से है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हमको इन घटनाओं को क्रम में लगाना है कि पहले कौन सा हुआ और फिर कौन सा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, चंद्रगुप्त मौर्य का संलेखना विधि से प्राण त्यागना मतलब, और कलिंग वॉर। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? संलेखना विधि से 298 ईसा पूर्व के आसपास। तो सबसे पहली घटना जाहिर सी बात है कि यही हुई होगी। उसके बाद कलिंग वॉर हुआ होगा अशोक के समय में, इस सीक्वेंस के हिसाब से, और अशोक के ही समय में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई होगी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे पहले संलेखना विधि से प्राण त्यागे होंगे, कलिंग वॉर हुआ होगा अशोक के समय में, और फिर हम देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कई सारे यात्री आते हैं और अपना विवरण छोड़ के जाते हैं। कई सारे यात्री आते हैं इसमें, विजयनगर साम्राज्य में। इसी में से एक यात्री है डोमिंगो पेस, जो पुर्तगाल का यात्री था। किसके समय में विजयनगर साम्राज्य में यात्रा करता है? देवराय फर्स्ट, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय या देवराय सेकंड? तो कृष्णदेव राय इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे, कृष्णदेव राय। ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेव राय से एक क्वेश्चन बनने की संभावना अक्सर रही है। तो हो सके तो रिवीजन के दौरान दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी एक रीडिंग मार लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रेवेन्यू पुलिस सिस्टम इन उत्तराखंड स्टेट एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है, किस वर्ष उत्तराखंड में राजस्व पुलिस प्रणाली की स्थापना की गई थी? अच्छा सवाल है, क्योंकि चर्चा में है, इसको समाप्त किया जा रहा है। तो इसका जवाब है क्या? 1874। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। देखिए, कुछ ब्लॉक्स के नाम दिए गए हैं और पता लगाना है कि ये किस जिले में है। टिहरी का संबंध धनसाली ब्लॉक से है, तो इसका मतलब पहला तो सही है। देहरादून का संबंध विकासनगर से है, तो ये भी सही है। चमोली का संबंध मोरी से नहीं है, क्योंकि मोरी जो ब्लॉक है वो उत्तरकाशी में है, ना कि चमोली में, क्योंकि पिथौरागढ़ में बेरीनाग स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जबकि बाकी सारे सही मैच कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ 4 ही हैं। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के ब्लॉक्स के बारे में भी आप लोग रीडिंग मारेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ब्लॉक किस जिले के अंतर्गत आता है।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक, प्लीज पढ़िएगा। ब्लॉक किस जिले में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ड्रोन फैक्ट्री इज एस्टेब्लिश? बताइए कि ड्रोन फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई है? रुड़की, हरिद्वार, देहरादून या उधम सिंह नगर? हो हो सके आप हो सका हो कि आपने पढ़ा हो ये सब चीज़ें। आंसर इसका क्या हो? रुड़की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, सरगासो सी का नाम आपने सुना ही होगा। ये ऐसा सागर है जिसकी कोई तट सीमा नहीं है, लेकिन हमको पता लगाना है कि इसके फीचर्स क्या हैं। सरगासो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी कोल्ड वाटर, वेरी वार्म वाटर, हाईली सलाइन वाटर या टिपिकल मैरीन वेजिटेशन? अच्छा सवाल है। जवाब है इसका बी, वेरी वार्म वाटर। हो सके तो मैप में या इंटरनेट में खोजने की कोशिश करिएगा कि सरगासो सी है कहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ में आप देखेंगे अटलांटिक ओशन के पास, वहाँ पर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक सुपीरियर? देखिए, नॉर्थ अमेरिका में 5 झीलों का जो समूह है उसके किनारे कई सारे शहर स्थापित हैं और वो सारे मिनरल वाइज काफ़ी रिच भी हैं। तो इसमें पता लगाना है। तो इसके अलावा भी आप लोग क्वेश्चन हो सके तो देख लीजिएगा कि लेक सुपीरियर के किनारे और कौन कौन से शहर हैं, है ना। लेक ईरी के पास कौन कौन सा शहर है, इस तरीके से। शिकागो, बफलो, डेट्रॉइट या ड्यूलिथ? इसका आंसर है ड्यूलिथ। कौन सा शहर है? ड्यूलिथ। ठीक है, अगला सवाल 32वां, इन विच ईयर द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वॉज एस्टेब्लिश्ड? ईडी का नाम आपने पिछले कई महीनों में सुना होगा कि ईडी की रेड पड़ गई वगैरह वगैरह, काफ़ी चर्चा में था मामला। तो इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुखिया इसका IRS ऑफिसर होता है और जो इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं, है ना, उसमें अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ है और कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, अगर कोई केस होता है तो उसकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके तो इसके बारे में कुछ चीज़ें और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसे क्वेश्चन भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कई बार आए हैं, तो हो सकता है फिर से आ जाए। पॉलिटी से क्वेश्चन है, पता लगाना है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल सही मैच नहीं कर रहा है। आर्टिकल 243 का संबंध कंपोजिशन ऑफ पंचायत से है, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 244 का संबंध एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज से, ये बात भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 243L का संबंध पंचायत के इलेक्शन से नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल 243K में है, ना कि L में। और आर्टिकल 243ZA का संबंध किससे है? इलेक्शन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर निकायों के चुनाव से है। तो मैं चाहूँगा कि 243 वाला आर्टिकल जिसका संबंध नगर पालिका और पंचायतों से है, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ पर फाइनेंस कमीशन का उल्लेख है पंचायत के लिए और नगर निकायों के लिए। तो हो सके तो एक बार इसकी रीडिंग मारिएगा। आंसर इसका क्या है? ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? 243K, ना कि 243L। अगर L होता तो सही होता। फिलहाल आंसर के रूप में ये सही है, बाकी सारे आर्टिकल्स जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? यानी कि किस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में बात कही गई है। एक रीडिंग इसकी भी मारिएगा हो सके तो। 124 से लेकर 147 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। कुछ आर्टिकल्स आपको हमेशा याद रखने होंगे, जिनमें से एक 127वां भी है। तो प्लीज़ ध्यान देंगे, एडहॉक जजेस का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 127 में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR अंडर CPCR एक्ट ऑफ 2005 डिफाइंड चिल्ड्रन एज पर्सन बिलोंग टू विच एज ग्रुप? यानी कि इसमें जो बच्चे चिन्हित किए जाएंगे वो किस एज ग्रुप के होने चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जवाब है आपका 0 to 18 एज ग्रुप के बच्चे हैं इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? देखिए, सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन आर्टिकल से भी आ जाते हैं। आर्टिकल 238 पढ़ लीजिएगा, 239 भी पढ़िएगा, 240 भी पढ़िएगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 241। यूनियन टेरिटरी में जो हाई कोर्ट है उसका उल्लेख आर्टिकल 241 में है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। आपको याद होगा कि 2014 में एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि जजेस की जो नियुक्ति है जो खुद सुप्रीम कोर्ट यानी कि एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की जाती है, उसके स्थान पर इस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। तो इसको किस एक्ट से क्या करा गया, समाप्त किया गया है, सवाल है ये। तो NJAC ऑल्दो रिपील्ड का मतलब समाप्त किया जा चुका है, वॉज फॉर्म इन ईयर 2014 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जवाब है क्या, 99th। ठीक है, 99th। ठीक, 99th अमेंडमेंट एक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, जो हिस्ट्री से है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हेल्ड फॉर कन्नौज। कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष चला था, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें कौन सी भारत की शक्तियां शामिल नहीं थी, कौन सी शक्ति शामिल नहीं थी? चोलास, पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? चोल, पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? तो इसका आंसर है चोल इसमें शामिल नहीं थे। चोलास वर नॉट द पार्ट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट बिलोंग टू अमीर खुसरो। यानी कि अमीर खुसरो ने जितने भी अपने कृतियां लिखी हैं उसकी कौन सी नहीं है? सियासतनामा, मिफ्ताह उल फुतूह, खैजानुल फुतूह या तुगलकनामा? तो सियासतनामा इसका सही जवाब है। इसके राइटर है निज़ामुल मुल्क तूसी। दिस इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फरे इज दी एसोसिएटेड विथ मुगल्स कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप वॉज प्रोपाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। फरे इज़दी का कॉन्सेप्ट जो है वो मुगल बादशाहों से है, जिसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अबुल फजल की पुस्तक आयन अकबरी से। फरे इज़दी एक रे है जो पढ़ती है खुद बादशाह पर, बादशाह पे पढ़ने के बाद वो प्रकाशित कर देता है पूरी दुनिया को। ये जो डिवाइनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो इसका संबंध है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी से। अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वेल नोन विरूपक्ष टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। विरूपक्ष मंदिर का संबंध किस स्थान से है? तो इसका जवाब होगा क्या, हम्पी। देखिए साउथ इंडिया के विजयनगर एम्पायर से भी कई सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए बहमनी किंगडम की भी स्थापना हुई थी 1347 में। कुछ समय तक तो वो बहमनी किंगडम साथ में रहा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बहमनी किंगडम के भी कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो एक एक करके आज़ादी की घोषणा करी इन सभी शक्तियों ने, जिसका नाम है बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। लेकिन सबसे पहले किसने करी, सवाल ये है। तो इसका जवाब है बरार। शायद 1484 के आसपास इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। तो हो सके तो आप बहमनी किंगडम के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस जो अहमदनगर, गोलकोंडा, इसके जो संस्थापक हैं उसका वंश किससे संबंधित है? जैसे कि निजाम शाही का संबंध किससे है? अहमदनगर का। गोलकोंडा का संबंध किससे है? कुतुब शाही से, समथिंग लाइक दैट। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मानिए और अपनी स्टडी में इसको जोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच हड़प्पन सेंटर इज नोन फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट। ये जो 4 शहरों के नाम लिखे हुए हैं स्थलों के, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा जाना जाता था? तो इसका जवाब है धौलावीरा। कहाँ पर है? गुजरात में। एक रीडिंग इसकी भी मारेंगे आप लोग, इंडस वैली की भी। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट नोन फॉर द एक्सकवेशन ऑफ द चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के कह सकते हैं उत्खनन में किस आर्कियोलॉजिस्ट को हम जोड़ सकते हैं? मैके, जॉन मार्शल, ऑरल स्टीन या दयाराम शाहनी? तो इसका जवाब है मैके। साथ में मजूमदार जी का भी नाम इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए वैदिक काल से है, 4 वेद होते हैं और हर वेद का अपना क्या होता है? एक ऋषि भी होता है। तो यही बात पूछी गई है आपसे कि सामवेद का जो ऋषि था उसका नाम क्या था, कह सकते हैं कि उसको क्या कहा जाता था? होत्री का तो था भाई ऋग्वेद से, उद्गाता था किसका? सामवेद से। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उद्गाता। एक रीडिंग आप लोग फटाफट इसकी भी मार लेंगे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon, अर्थात गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस शहर में दिया था? आसान सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है, आपने
देखे होंगे। सारनाथ में इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 47, हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हम लोग अध्यक्षों के नाम याद रखते हैं, लेकिन चौथी बौद्ध संगति में जो कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी कुंडल वन में, उसमें उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों थे। तो वासुमित्र तो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, लेकिन अश्वघोष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देंगे इस बात का। क्वेश्चन नंबर 48, परिशिष्ट पर्व कैन बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर? ये एक टेक्स्ट है। भद्रबाहु, स्थूल भद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू? तो इसका जवाब क्या है? हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट? देखिए, अशोक ने पूरे साम्राज्य में वृहद शिलालेख स्थापित करवाए थे। तो पूछा गया है, शिलालेख आप जान लीजिए कैसे होते हैं। शिलालेख तो समझ लीजिए कि सब जगह एक जैसे ही हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ऐसे कितनी पंक्तियां इसमें उत्कीर्णित की गई हैं? 14। तो ये जो 14 पंक्तियां हैं, इन्हीं को 14 रॉक एडिक्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो सभी जगह जो एडिक्ट मिले हैं, रॉक एडिक्ट मिले हैं, उन सभी जगह एक जैसी बात लिखी गई है, लेकिन अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी गई है। बात एक ही है, लेकिन सब जगह क्या है? अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ध्यान देंगे इस बात का। तो ये जो रॉक एडिक्ट हैं जो पूरे भारत में पाए गए हैं अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत, उसमें बातें सारी एक जैसी लिखी गई हैं, लेकिन जो पहली पंक्ति है उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट रॉक एडिक्ट। दूसरी पंक्ति को क्या कहा जाता है? सेकंड रॉक एडिक्ट। किताबों में ऐसे ही लिखा है, लेकिन इस तरह बात समझ में नहीं आती। तो ध्यान देंगे इस बात का कि पहली पंक्ति का मतलब पहले रॉक एडिक्ट से है, दूसरी पंक्ति का मतलब दूसरे रॉक एडिक्ट से है। प्लीज, फिलहाल पहली इसमें संगम स्टेट के बारे में कहाँ जानकारी मिल रही है? तो इसका जवाब है दूसरी पंक्ति और 13वीं पंक्ति में इसका उल्लेख हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन आज का, फ्रॉम विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम हैज बीन फाउंड? और आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड के कालसी से भी क्या मिला है? अशोक का वृहद शिलालेख। तो यूरेनियम के जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो पाए गए हैं संभवतः अल्मोड़ा से पाए गए हैं। तो ये रहे 50 क्वेश्चन। इनमें से कुछ आपको नए लगे होंगे और कुछ आप लोगों ने पहले से पढ़े भी होंगे। तो हो सके तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी देखिए, उन क्वेश्चंस को भी देखिए जो लोक सेवा आयोग ने दूसरे एग्जामों के लिए करवाए हैं, जिसमें जीके आती है। तो हो सकता है आपको एक ट्रेंड पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।